प्रोग्राम करियर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान और मेरे साथ हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट। और ये सुनकर दरअसल आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं जनाब अब्दुल रब्बाह आरिफ साहब की। मुंसिफ की स्क्रीन पर कई मरतबा आप इनसे रूबरू हो चुके हैं। मेडिकल काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट जब आती है तो हम अब्दुल रब्बाह आरिफ साहब को सबसे पहले बुलाते हैं ताकि आप सबसे पहले सही मालूमात जान पाए, हासिल कर पाए। नीट के रिजल्ट्स आने के बाद एमबीबीएस के एडमिशन, सीट अलॉटमेंट तक सारी रहनुमाई अब्दुल रब्बाह आरिफ साहब ने आपकी की है। इसके लिए हम एक बार फिर से शुक्रिया आपका अदा कर देते हैं। लेकिन आज दरअसल हम जिस ताल्लुक से आपसे बात करने जा रहे हैं तफसील से हम आपको बताएंगे बीयूएमएस में करियर से जुड़े क्या क्या ऑप्शंस है। बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इस फील्ड में आप क्या क्या सहूलियात हमारे रियासत तेलंगाना में दस्तयाब हैं। आप किसी और रियासत से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके वहां आपको बीयूएमएस में किस तरह से करियर आप बना सकते हैं, कॉलेजेस कैसे ढूंढने हैं, कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है, तमाम चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये गाइडलाइन दरअसल आपको जनाब अब्दुल रब्बाह आरिफ साहब यहाँ पर देंगे। इस्तकबाल है अब्दुल रब्बाह आरिफ साहब आपका। तो अपडेट रखने के लिए हम आपको बुलाते हैं, फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रहीम साहब, मैं आपका और मुंसिफ टी की मुकम्मल टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बारहा मुझे याद फरमाते हैं। और नाज़रीन की खिदमत में अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दरअसल रहीम साहब, बीयूएमएस जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है आयुष के कोर्सेस में। आयुष दरअसल ये जो आता है बीयूएमएस जो आता है वो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत आता है। तो ये जो है ना, देखिए हमारा जो मेडिकल सिस्टम है दो हिस्सों में मुनक़सम है। एक है जो है ना एमबीबीएस बीडीएस और दूसरा है आयुष। आयुष में जो है ना हमारे पास 5 कोर्सेस आते हैं, जिनमें तेलंगाना में जो है पर्टिकुलरली हमारे पास सिर्फ 4 कोर्सेस हैं। आयुष के माने हैं आयुर्वेदा, और वाई से है योगिक साइंसेस एंड नेचुरोपैथी, और यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा। ये सिद्धा जो है ना हमारे यहाँ राइज नहीं है, तेलंगाना में इसका चलन नहीं है। और ये जो है ना दरअसल तमिलनाडु और केरला में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना रिवाज है, तो वो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद है ये जैसे होम्योपैथी, तो हमारे पास सिर्फ 4 कोर्सेस है सिद्धा को छोड़कर। तो आज हम सिर्फ बीयूएमएस नहीं बल्कि आयुष के 4 कोर्सेस के हवाले से बताएंगे। तो हम बात करेंगे नाज़रीन, और भी खुशी है आपके लिए। मैं सिर्फ बीयूएमएस समझ रहा था लेकिन हम 4 कोर्सेस बताना चाह रहे हैं। नहीं, मैं चाह रहा था, आप तो बिल्कुल अपनी जगह बहुत सही थे। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आयुष के बारे में पूरे मालूमात हो जाएं, ताकि अगर इस साल किसी ने आयुष को जो है ना इग्नोर किया है या अवॉइड किया है, उसको छोड़ दिया है, तो कम से कम आने वाले साल उनके लिए एक मोटिवेशन मिल जाए कि भाई हमारे जो आयुष के कोर्सेस हैं वो कोर्सेज भी जो है ना एमबीबीएस बीडीएस से कुछ कम नहीं है। दरअसल हमारे जहनों में एक बात बैठ गई है कि हमारा लड़का या लड़की जो भी है वो अगर एमबीबीएस करते हैं तो ही उनकी कोई वैल्यू है या उनकी जो है ना एक मांग रहेगी, या बीडीएस करते हैं तो दरअसल ऐसी नहीं, बात ये नहीं है। तिब चाहे किसी भी तरीके का हो, तिब है। तो मेडिसिन हो या बीमारी हो या डॉक्टर हो, ये चाहे किसी फील्ड से आए, लेकिन आकर वहीं पर रुकता है कि आपके इंसानी जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए आप किस तरीक़े इलाज को अपनाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि गालिबन हिमाचल प्रदेश की खातून है, उनको एमबीबीएस में एडमिशन मिला था, तो उन्होंने एमबीबीएस को तर्क करके आयुष को अपनाया, आयुष में आयुर्वेदा को। तो जब आयुर्वेदा में उन्होंने जो है ना अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद से फिर उन्होंने पीजी किया। पीजी करने के बाद वो अपने आप को रिसर्च में इन्वॉल्व कर डाली। तो आज ये आलम है, उस व्हाट्सएप पे जो है ना उनका पूरा एक वीडियो मैंने देखा था कि कोई सहाय है, वो लड़की का नाम, वो पहला नाम क्या है मुझे याद नहीं है, तो सहाय या सहाय दो में से। आज जो है उनका अपॉइंटमेंट 3 महीने से पहले किसी को मिलता नहीं है, इतना डिमांड है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस दिन भी जब आपका अगर से 11 बजे का अपॉइंटमेंट है तो आप डॉक्टर से मुलाकात करने में कम से कम 5 बज जाते हैं, इतने डिमांड में है। तो दरअसल है क्या, चाहे आप कोई भी कोर्स कीजिए, उसको सिर्फ जो है ना आप पढ़ के डिग्री हासिल करके बस बैठ गए, जो भी मिल गया अल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब वाला मामला रहेगा, तो चाहे आप एमबीबीएस कीजिए, बीडीएस कीजिए, आयुष के कोर्स, कोई कोर्स कीजिए, बिल्कुल आप जहाँ के तहाँ रहेंगे।
दरअसल मेन जो हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो है, चाहे कोई भी कोर्स हो उसमें रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च आपका जो है ना हमेशा आपकी शख्सियत को उभारता रिसर्च वर्क है। तो दरअसल हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहे MBBS करो या आयुष का कोई भी कोर्स करो, वो लोग सिर्फ जो है ना नौकरी करेंगे, तनख्वाह पाएंगे या बहुत से बहुत घर पे बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ये अगरचे जहन में रख के कोई भी मेडिकल कोर्स करते हैं तो वो जो है ना उतना आगे नहीं जाते जितना आगे जो है ना उनको जाना है और जाना चाहते थे या जाना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली हमारे जो यूनानी कोर्स हैं या आयुर्वेदा के जो कोर्स हैं या होम्योपैथी है, ये कोविड के बाद से जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों का रुझान इनकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन कोर्सेज का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो जो बच्चे यानी MBBS और BDS की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग जो है ना, चाहे वो यूनानी हो या आयुर्वेदा हो, अगर इधर आप लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और डीपली कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर इसको आप जो है ना ये तालीम हासिल करते हैं और इसमें रिसर्च वर्क करते हैं, तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, समझिए। पिछले संडे यहाँ पर जो तेलंगाना स्टेट का बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पर जो है एक वनडे प्लांट मेडिकल प्लांट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था, तो जिसमें मुझे भी बहैसियत मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो किसी मर्ज के लिए यानी काम नहीं आती हो। चाहे हरियाली का एक टुकड़ा भी अगर चाहे तो वो किसी ना किसी जो है ना मर्ज के लिए वो काम में आता है। पर है क्या प्रॉब्लम कि हमारे पास रिसर्च यानी क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर, या थिंकिंग नहीं है, रिसर्च की थिंकिंग नहीं है। अगर आप रिसर्च करने की अपने आप में अंदर एक जो है ना जज्बा पैदा कर लेंगे तो समझिएगा फिर आप जो है ना MBBS और BDS चाहे कोई डॉक्टर हो उसको आप आउटबिट कर सकते हैं। आप अपने तरीक़े इलाज से पेशेंट्स को अपने तरफ राग़िब कर सकते हैं, ना सिर्फ राग़िब कर सकते हैं बल्कि आउट ऑफ दी वे जो MBBS और BDS के डॉक्टर्स हैं उनको बाजू हटाकर अपने पास बुलाने का जो है ना जज्बा रख सकते हैं। तो इस एतबार से मैं पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट्स MBBS या BDS में एडमिशन मिलता भी है, आप करना नहीं चाहते हैं, आपका अगरचे रुझान यूनानी की तरफ है या आयुर्वेदा की तरफ है, तो मैं आप लोगों का जो है ना खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा कोर्स जो है ना सेलेक्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप उसमें अपने आप को डीपली इन्वॉल्व करेंगे तो फिर आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अब रह गया सवाल, चूँकि आपका आज का ख़ास जो टॉपिक था वो था BUMS यूनानी का, तो दरअसल रहीम साहब देखिए यूनानी का जो मामला है ये सबसे क़दीम हमारा जो है तरीक़े इलाज रहा है, जो हमारे पास यानी यूनान से यानी इम्पोर्ट हुआ था। लेकिन चूँकि इसमें जो है उर्दू का बड़ा दखल है, अरबी का दखल है, फ़ारसी का दखल है, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा जो है क्या कहना चाहिए कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, अगर खुल के कहूँ तो तासुब का शिकार हो गया यूनानी। तो जिसकी वजह से यूनानी की तरफ जो है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का रुझान बहुत ज़्यादा यानी कम है। कम क्या है बल्कि मैं अगरचे मेरा ये अपना ख्याल है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे ख्याल से मुत्तफ़िक़ हों, गवर्नमेंट चाहती है कि यूनानी को जो है ना टोटली ख़त्म ही कर दिया जाए। और आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है गवर्नमेंट, जिसका साफ जो है ना यानी आपके सामने इमेज आता है कि जिपमर में जो है ना आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों को मिलाकर कंबाइंड स्टडी की जा रही है। और उसमें ये लोग चाहते हैं कि एक मिक्सोपैथी नाम का एक कोर्स इंट्रोड्यूस करें, जिसमें अगरचे मिक्सोपैथी जो भी कैंडिडेट करता है तो चाहे तो एलोपैथी की प्रैक्टिस भी कर सकता है, चाहे तो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस भी कर सकता है। और फिर हाल ही में आपने देखा होगा कि न्यूज़ आई है कि AIIM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन फॉर आयुर्वेदा कोर्सेज, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जब बनेगी किसी कोर्स के लिए तो उस कोर्स का जो है ना मुकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। जैसा हमारे पास एम्स है, तो एम्स में क्या है, बच्चे ये चाहते हैं कि भाई अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने से बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं तो मैं एम्स जाऊंगा, जिपमर जाऊंगा। तो यानी टॉप मोस्ट जो कोर्स आपका होता है एम्स में होता है। तो अब आयुर्वेदा में भी एम्स शुरू किया जा रहा है। तो 3 कॉलेज जो है ना ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो लेकिन
जब आयुर्वेदा के लिए आप एम्स खोल रहे हैं तो यूनानी के लिए क्यों नहीं? जबकि यूनानी जो है ना एट पर विद आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा और यूनानी में कोई डिफरेंस नहीं है। परसों जो बोटैनिकल गार्डन में जो कंपैरेटिव स्टडी बता रहे थे, जो उसके मास्टर्स लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, बता रहे थे कि सब यूनानी में और एकदम सिर्फ नामों का फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है और कुछ नहीं है। हम भी वही जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, हम रसायन बना रहे हैं, फ़र्क इतना ही है। तो जब आयुर्वेदा को आप एम्स में लेके जा रहे हैं तो यूनानी के लिए क्यों नहीं? और पर्टिकुलरली तेलंगाना में मैंने देखा है, चाहे वो कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हो, इन लोगों का जो बिहेवियर है, इन लोगों का जो इनकी जो सोच है, वो यूनानी को मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हर साल कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के नाम पर जो है ना कई सीट्स को मखलूआ छोड़ती जा रही है। 2023 में आपने देखा होगा कि हमारी 19 सीट यूनानी की जो थी वो जो है ना मखलूआ रख दी गई। 24 में फिर हमने जो है ना एहतजाज किया, भागदौड़ की, उसके पीछे भागदौड़ किए, करने के बाद में जो है ना हमको 13 सीट जो खाली जा रही थी उनको हमने फिलअप करवाया। इस साल तो उससे ज़्यादा हमको जो है ना तगदो करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा ही उठापटक करनी पड़ी। इस साल तो रजिस्ट्रार साहब को मैंने फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि साहब स्पॉट एडमिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए दरअसल क्या है, यूनानी का एक बड़ा मसला ये है सीट्स खाली जाने की, कि यूनानी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक कंडीशन है जो दूसरे आयुष के कोर्सेज में वो कंडीशन नहीं है। यूनानी का जो कंडीशन है उसमें कैंडिडेट जो यानी यूनानी में एडमिशन लेना चाहता है नीट क्वालिफाई करने के बाद, तो या नीट में जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसको 10th में या 12th में उर्दू, अरबिक या पर्शियन, इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, चाहे 10th में हो या 12th में हो। अगर वो पढ़ा है तो ही हमारे यूनानी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज द कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल। लेकिन NCISM ने क्या किया, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन्होंने जो है ना गवर्नमेंट, चूँकि हमारे पास एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है चार मीनार में जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है, तो वहाँ पर जो है ना टोटल 94 सीट्स हैं। जबकि हमारी जो कॉलेज है और हमारा जो हॉस्पिटल है, मैं समझता हूँ कि ये वाहिद हॉस्पिटल है और वाहिद कॉलेज है जो इंडिया में सबसे पुरानी है। हुजूर निज़ाम ने अपने ज़माने में बनाया था और वहाँ पर इतने जो है ना आपको मराद दी गई हैं, इतने फैसिलिटीज़ आपको मुहैया किए गए हैं कि हमारी कॉलेज में अगर सही ढंग से स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड किया जाए, जो वहाँ का स्टाफ नहीं कर रहा है, तो हमारी कॉलेज को 250 सीट्स जो है ना आसानी के साथ सैंक्शन हो सकते हैं। तो बजाय उसके हमने क्या किया, जो हमारी 94 सीट इस वक्त एग्जिस्टिंग है उनको भी जो है ना हमने कम करवा लिया, जिसमें MARB जो आया था, मेडिकल असेसमेंट एंड रिकन्सिलिएशन बोर्ड, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके पास फैकल्टी है, आपके पास 14 प्रोफेसर होना चाहिए जिसमें से 2 प्रोफेसर है और दोनों नॉन वर्किंग हैं। और आपके पास फार्मेसी का जो डिवीज़न था मैन्युफैक्चरिंग, वो क्लोज कर दिया गया। फार्मेसी यानी मैन्युफैक्चर आपके पास होती नहीं है, बेड्स नहीं है आपके पास इन पेशेंट के लिए। ख़वातीन जो डिलीवरी के लिए आती हैं, गायनेकोलॉजी जो वार्ड होता है वो आते हैं तो आप गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल को भेज देती हैं, आपके पास नहीं करते। तो इस एतबार से जो है ना, जब मैं वहाँ पर गया था, कॉलेज में गया था, तो हॉस्पिटल में भी मैंने देखा इन पेशेंट के जो वार्ड्स हैं उसको कब ताला डाल दिए थे लोग पता नहीं, जंग खा गया था। तो एक लॉक को जो है ना ऐसा पकड़ के मैं खींचा तो जो है ना वो पूरा जंग जो है ना मेरे हाथ में झड़ के गिर रहा था। मतलब है कि वार्ड खुला तक नहीं है कई ज़माने से। तो इस एतबार से MARB ने कहा कि भाई आपके पास ये सारी कोई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोग जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए 54 सीट को घटा के हम आपको 23 सीट कर देते हैं। तो मतलब ये 54 जो 250 सीट की तरफ हम अपनी कॉलेज को लेके जा सकते हैं, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी फैसिलिटीज़ है, उसको हमारे लोगों ने 23 सीट पर ला दिया। अब है ना यहाँ ये चीज़ क्लियर कर देते हैं थोड़ी सी। एक तो जो इल्ज़ाम लगता है ना कि पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है क्योंकि उनके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर इस मुद्दे पर आएंगे। जी नहीं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है।
हकीकत ये है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स पूरा जो है ना कॉलेज में फिलअप हो और कॉलेज का नाम हो जाए और एनसीआई सबको ये मालूम हो जाए कि भाई गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना सीट्स की डिमांड है, तो इसीलिए जो है ना हम इसको बढ़ाएं। ये लोग चाहते हैं कि इसको स्लोली क्लोज कम करते हुए लाके गवर्नमेंट को ये बावर कराएं कि सर यहाँ पर डिमांड ही नहीं है तो ये कॉलेज रख के क्या फ़ायदा है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। इनका रुझान मैंने जो रीड किया है, पहले ही मैंने कहा कि मेरे अपने ज़ाती जो है ना मेरे अपने इनफरादी ख्यालात हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ये लोग ये चाहते हैं, ये बताते हैं कि भाई 2023 का जो साल था उसमें आपने 19 सीट को मखलूआ बताया, मतलब ये कि सर हमारे पास डिमांड नहीं है। उसके बाद फिर आप 24 में जो है ना 13 सीट को मखलूआ बताया, तो इसके माने ये हुए कि आप बतदरीज गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि सीट का डिमांड नहीं है, सीट टेकर्स नहीं है, जबकि एक 100 बच्चे जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं, KNRUH को भाग रहे हैं, वरंगल को जा रहे हैं, डेलीगेशन बना के जाके सर हमारे को सीट चाहिए और सीट्स खाली है, आप क्यों नहीं भर रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमारे हाथ में नहीं, NCI समझना चाहिए। तो ये क्या है मालूम है, ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यूनानी जो तिब्बी कॉलेज है हमारा, इसको क्लोज कर देना चाहते हैं। क्लोज कर दे के जो है हो सकता है कि आयुर्वेदा कॉलेज हमारा, देखिए तेलंगाना में 2 आयुर्वेदा कॉलेज है, जबकि हमारे पास यूनानी में 10 यूनानी कॉलेज बन सकते हैं, क्योंकि निज़ामाबाद में उसका डिमांड है, वरंगल में उसका डिमांड है, महबूब नगर में उसका डिमांड है, करीम नगर में उसका डिमांड है। हमारा कोई वही नहीं है आयुर्वेदा कॉलेज। और जगह भी अभी कुछ दिन पहले जो है ना गालिबन करीमनगर में या निज़ामाबाद में जो है ना आयुर्वेदा का वो शुरू किया गया, हॉस्पिटल बना दिया गया। हमारे पास जो है ना एक हॉस्पिटल है यूनानी, आज तक कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं बना। तो वजह ये है कि जो आयुर्वेदा के, जो यूनानी के लोग हैं, वो लोग खुद नहीं चाह रहे कि यूनानी को आगे बढ़ाए। जो यूनानी की रोटी खाए हैं, जो यूनानी से जो है ना रिटायर हुए हैं, जो यूनानी के यानी हमेशा यूनानी से जो है ना इस्तेफादा किए हैं, वो लोग खुद नहीं चाह रहे कि जो है ना हमारी ये यूनानी का जो तरीक़ा इलाज है वो जो है ना आगे बढ़े और इसमें तरक्की हो। और हुकूमत तेलंगाना की भी यहाँ उनको भी बहुत ज़ाती तौर पर जागना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बताया ना कि हुकूमत चाहती है कि यूनानी को क्लोज करे करके आयुर्वेदा को अपलिफ्ट करे, और हमारे लोग उसमें फ्यूल टू फायर जो कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाली बात, तो उनका पूरा साथ हम लोग दे रहे हैं, यूनानी वाले दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं मेडिकल हब बनाएंगे हम हैदराबाद को और पूरे तेलंगाना को, बल्कि अच्छे मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदा के भी हो जाए और साथ में यूनानी भी अगर अपलिफ्ट हो तो ये तो बेहतर बात है ना, अच्छी बात है। तो सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूनानी ही हमारे पास इतना अपलिफ्ट था एक दौर में कि लोग एलोपैथी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मेरे बचपन में मैं देखता था कि लोग जो है ना डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते थे। करियर अपॉर्चुनिटीज भी आप बताएं ताकि और मजीद लोग जो है तैयार हो इस मुहिम में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यूनानी में अगर आप सही ढंग से यानी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आप कैंडिडेट जो है ना यूनानी की तरफ अपने आप को जो है ना टोटली डीपली उसकी नॉलेज गेन करता है, तो उसके लिए जितना फ्यूचर है एलोपैथी से भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। अभी और एक खुश खबरी ये है हमारे कैंडिडेट्स के लिए कि हाल ही में मुझे पता चला है कि UAE, KSA और UK में जो है ना इनको अफिलिएट कर लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो वहाँ पर भी अब जो है ना आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। पहले जो है ना हम जहनों में एक ही बात होती थी, साहब वो MBBS या BDS करे तो ही बच्ची को हम बाहर भेज सकते, शादी करके दिए तो वहाँ पे उन्हें कुछ कर सकती। यूनानी करने से उसको जो है ना वहाँ भेजने का कोई फायदा नहीं है, खाली हाउस वाइफ बन के रह जाएगी। और UAE में तो बहुत तगड़ी डिमांड है ये वाकई में। अब जो है ना डिमांड हो गई है। और हाल ही में मेरे वहाँ UK से एक मेरे बहुत ही करीबी यानी रिश्तेदार आए हैं और वो ऑथेंटिक पर्सन है, उन्होंने कहा कि 5 डिस्पेंसरीज भी जो है ना एस्टेब्लिश हो गई है UK में। लंदन में जो है ना इस वक्त यूनानी की 5 डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं। तो इसके माने ये हुए कि अब अंग्रेज़ भी जो है ना एलोपैथी का जो इलाज तरीक़ा इलाज है उसको छोड़कर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना आप लोग यूनानी को जितना भी यानी वो कर सकते हैं, हासिल उसकी तालीम हासिल कर सकते हैं, ये अब आप लोगों को जो है ना सिर्फ इंडिया की हद तक ही नहीं बल्कि बाहर भी आपका फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो इस एतबार से जो है ना मेरी कैंडिडेट से गुजारिश है
कि आप लोग जो है ना यूनानी को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दीजिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एलोपैथी से ज़्यादा इसका फ्यूचर होने वाला है यूनानी का। और साथ ही साथ अरबाब मजाज से भी मेरी गुजारिश है कि यूनानी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो सीट्स को घटाने की तगौदो की जा रही है, उससे आप लोग बाद आ जाइए। बल्कि यूँ कीजिए कि हमारे पास जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, उसका पूरा इस्तेमाल करके NCASM को ये बताइए कि हमारी कॉलेज में 250 सीट्स की गुंजाइश है, आप हमको 250 सीट्स दीजिए, 94 सीट की नहीं। 94 सीट हमारे नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म की यानी स्ट्रेंथ है। अगर आप 94 कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। आप कभी कॉलेज में जाइए, कभी दवाखाने में जाइए, जाके देखिए इक्वल टू उस्मानिया दवाखाना है, इतना बड़ा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप जो है ना उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, और बिलखुसूस हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से, कि आप लोग जो है ना यूनानी निज़ामिया जो तिब्बी कॉलेज है उसमें 250 बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए NCASM से हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हो या आयुष के जो ये मिनिस्ट्री है उससे हो, आप जो है ना रुजू हो और उनको ये यानी बताएं कि हमारे कॉलेज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए आने वाले साल से हमको 250 सीट का जो है ना फैसिलिटी दी जाए। आयुर्वेदा के लिए खोलिए कॉलेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मजे से वहां पर स्टूडेंट आए पढ़े, लेकिन साथ ही में यहाँ सपोर्ट जरूरी है। BOMS को लेकर के हम दरअसल आपको बताना ही चाह रहे थे कि 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, नीट में क्या स्कोर जरूरी, लेकिन पहले ये टॉपिक जरूरी था कि वो 94 सीटें जिन्हें अब कम करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसकी कि वो 250 हो जाए। और क्यों 250 होना जरूरी है? क्योंकि कॉलेज की स्ट्रेंथ है उतनी, 250 से भी ज्यादा बच्चे वहां आसानी से पढ़ सकते हैं। और करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के भी हमने बात कर ली है। अब हम दरअसल आपको बताते हैं 12th में कितने परसेंटेज नंबर होने चाहिए और नीट स्कोर। नीट में अभी जो इस वक्त जो रुझान है नीट में MBBS और BDS के मार्क्स के बाद जो लोएस्ट कट ऑफ जाता है वो जो है ना हमारी यूनानी का और आयुर्वेदा का बहुत ऊंचा जाता है कट ऑफ, लेकिन यूनानी का कम जाता है। उसकी वजह है उर्दू का जो यानी कंडीशन है, उसकी वजह से जो है। तो इस साल जो कट ऑफ गया है वो 327 मार्क्स का है। तो इस एतबार से अच्छा, फिर इस साल जो है जो सीट खाली थी, 17 सीट खाली थी, उसको स्पॉट एडमिशन करवाने के लिए मुझे इतनी यानी भाग दौड़ करनी पड़ी, पूरे पेरेंट्स को यहाँ से भेजना पड़ा, कैंडिडेट्स को यहाँ से भेजना पड़ा, फिर भी KNRUHS जो है ना कोई यानी उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो पर्सनली मुझे वरंगल में वहाँ के बहुत ही जो है ना जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी साहब, उनकी यानी मदद लेनी पड़ी और उनको पर्सनली मुझे लेके जाकर वाइस चांसलर साहब से मिलना पड़ा और वाइस चांसलर साहब को जो है ना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा। फिर उसके बाद वाइस चांसलर साहब ने कहा कि अगर वाकई रूल परमिट करता है तो मैं जो है ना इसको फिलअप करता हूँ, तो उन्होंने फिलअप कर दिया। उसके बावजूद ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि गवर्नमेंट निज़ामिया तब्बी कॉलेज गवर्नमेंट की कॉलेज है, तो आपको मालूम है कि मेडिकल कोर्सेज के 15% जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं हर स्टेट की, वो यानी MCC फिलअप करता है। तो वहाँ पर जो है ना हमारी 3 सीटें और बच गई थी। कहाँ पर? ऑल इंडिया कोटा में। तो उन 3 सीट को NCASM ने हमको जो है ना रिवर्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो KNRUHS के अरबाब हैं या कॉलेज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करते कि भाई हमारे पास 3 सीट खाली हैं, आप अपने बच्चों को एडमिट करवाइए। कभी जो है ना नोटिस जो है वेबसाइट पे इनका आता नहीं है। तो हमको मजबूरन RTI में डाल के मालूम करना पड़ा कि भाई इस साल क्या पूरी मुकम्मल सीट्स आपके पास फिलअप हुई हैं या कुछ मखलूआ हैं। जब निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल साहबा होश में आई और NCASM को लिखा कि साहब हमारे पास 3 सीट खाली है, 5 सीट खाली हैं दरअसल, एक फॉरेन कैंडिडेट्स की सीट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉमिनेशन की एक है, तो 5 सीट हमारी खाली है, इनको फिलअप कीजिए। तो जब NCASM ने जो है ना फिर से क्लोजर जो डेट होती है काउंसलिंग की, उसको रीओपन किया करके फिर उन्होंने KNRUHS को और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को ऑर्डर दिया कि आप लोग सीट्स फिलअप कीजिए। उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं करे। कौन? तिब्बी कॉलेज वाले तो खाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फिलअप करना तो KNRUHS का काम है। तो फिर हमको मजबूरन जो है ना कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। एक साहिब खैर उन्होंने अपने जेब का पैसा लगा के कोर्ट में रिट पिटीशन डाला। तो वहाँ पर जब कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई हमको जो है ना आप डिटेल्स दीजिए, तो KNRUHS को जब होश आया, बोले कि भाई कोर्ट को हम जवाब क्या देंगे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी NCASM का ऑर्डर आ चुका है ये फिलअप करने के लिए। तो जब उन्होंने फिर बची हुई जो
3 सीट्स थी, 17 में से जो है ना, और 17 फिलअप करने के बाद में और 3 सीट जो बची हुई थी ऑल इंडिया कोटा की, जब उन्होंने फिलअप किया तो इसलिए जो है ना हमारे को क्या हो गया है, हर साल यूनानी की सीट्स को फिलअप कराने के लिए पोल टू पोस्ट भागदौड़ करनी पड़ रही है। ये लोग अपने से नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो यानी मसला ये है कि ये लोग कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते हैं। ये कोई देखिए, जितनी सीट्स अब तक क्लोज हुई हैं, काउंसलिंग क्लोज हो गई, एमबीबीएस का लास्ट एडमिशन का जो लिस्ट है आज तक डिस्प्ले नहीं हुई, बीडीएस की जो स्टे वैकेंसी के बाद में क्लोजिंग डेट के बाद में जो कॉलेज वाइज अलॉटमेंट्स हुए उसकी लिस्ट आज तक डिस्प्ले नहीं हुई, यूनानी की नहीं हुई, आयुर्वेदा की नहीं हुई। तो लोगों को मालूम कैसे हो कि आपके पास जो है ना काउंसलिंग क्लोज होने के बाद में कौन सी कॉलेज में कौन से यानी रैंक से और कौन से मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन मिला है? ये क्यों आप क्यों छुपाते हैं? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज़ में? तो इसके माने है कुछ और हो सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि उसको पब्लिक करें। हम पब्लिक करने से लोगों में जो अवेयरनेस आ जाए और लोग आपसे ये पूछे कि साहब यहाँ पर आपने ये क्यों किया, तो ये इससे बचना चाहते हैं। तो ये जबकि एमसीसी का ऑर्डर है आपको, सॉरी एनएमसी का ऑर्डर है आपको कि जैसे ही आपकी एवरी फेस जो क्लोज होता है तो आपको जो है ना पब्लिकली इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड पे डालना है आपको, लेकिन नहीं डाल रहे हैं। आज किसी को मालूम ही नहीं है कि हमारी लास्ट जो यानी काउंसलिंग डेट जो क्लोज हुई है वहाँ पर कौन सी मेडिकल कॉलेज में लास्ट रैंक क्या गया है, कौन से लड़के को या लड़की को जो है ना एडमिशन दिए हैं, आप डेंटल में किसको दिए हैं, आयुष में किसको दिए हैं, आयुर्वेदा में किसको दिए हैं, या यूनानी में किसको, कहीं पर भी आप जो है ना लोगों की नॉलेज में बात ला ही नहीं रहे हैं। हर चीज़ के लिए हमको RTI में जो है ना एप्लीकेशन डालना है, मालूम करना है कि भाई आपके पास लास्ट कट ऑफ क्या गया, क्या पूरे सीट फिलअप हुए या नहीं हुए तो आप क्या करें, RTI डाल के मालूम करना है। जबकि ये काम जो है ना KNRHS का है कि वो पब्लिक में जो वो चीज़ को लाए, नहीं ला रहा है और कोई पूछने वाले नहीं है। ना मिनिस्ट्री में कोई यानी पूछ रहे हैं, ना सेक्रेटरी पूछ रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, कि भाई इन चीज़ों को आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। बोलेंगे तो नहीं हमारी नॉलेज में नहीं आई। अरे नॉलेज में आने की क्या बात है, आप उस डिपार्टमेंट के हैं, आप उनको बोलना चाहिए कि भाई नोटिस आपने इशू किया क्या, वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आया क्या, आपका काम है, पूछना चाहिए, आप नहीं पूछ रहे हैं। तो इस एतबार से कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी को जो है ना पर्टिकुलरली जो है मैं हमारा सबसे बड़ा जो है ना मसला ये है कि 80% या 70% जो कैंडिडेट्स होते हैं मेडिकल के वो हैदराबाद या अतराफ वकनाफ के कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी है वरंगल में, और वरंगल हर चीज़ के लिए यहाँ से वरंगल जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, क्योंकि फ़ोन उठाते नहीं। खुद मैंने कई बार फ़ोन किया, 21 बार फ़ोन किया, कोई रिसीव करने वाला नहीं है। ईमेल आप डालेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। कभी कभार इत्तेफाक से, खुशकिस्मती समझिए बल्कि लॉटरी समझिए, लग गई और कोई फ़ोन उठा लिया और अब उसको हमने कुछ कहा तो आप ईमेल में डाल दीजिए साहब, हम देख लेंगे। जब ईमेल डालते हैं तो उसका कोई जो है ना रिस्पांस नहीं आता है। तो जब पर्टिकुलरली पर्सनली जो लोग जाते हैं यहाँ से विजिट करते हैं तो उनको 5 बजे तक वहाँ बिठा दिया जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि दाखिल ही नहीं होने दिया जाता। उसको जो है ना डिफेंस की फैक्ट्री बना के रखा गया है। ऐसा लगता है कि वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं है, हसास जगह है, इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, हसास जगह है, और जहाँ पर जो है ना ये मिसाइल्स बनते हैं। KNRHS में मुझे ऐसा लगता है कि मिसाइल बना रहे हैं वो लोग। कोई बाहर वाला अगर अंदर दाखिल हो गया तो अगर लीक हो गया उसका फार्मूला तो दुनिया में जो है ना वबाल मच जाएगा। ऐसा बना के रखे हैं KNRHS को। तो जब 5 बजे तक उनको बिठाते हैं, बाद में वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई वो अगरचे उनका जो प्रॉब्लम है पेपर पे लिख के रिसेप्शन में दे के चले जाओ बोलो। भाई यहाँ से वरंगल एक कैंडिडेट अपने पेरेंट के साथ सुबह 7 बजे यहाँ से निकल के वरंगल आता है तो आप उसको कम से कम एक ऑडियंस नहीं दे सकते। पहली बात तो वरंगल क्यों है, इस बात से बड़ी शिकायत है, बहुत लोगों को शिकायत है। नहीं सर देखिए, यहाँ जो ऑफिस है वो भी वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। सुल्तान बाजार में आपका बोर्ड लगा है, बड़ा बोर्ड, और वहाँ पे जो है ना फाइल्स डंप कर रहे हैं, रिकॉर्ड डंप कर रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, आपके पास जॉइंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है। आप किसी एक को जो है ना यहाँ पे सुल्तान बाजार में बिठाइए ना थोड़े स्टाफ के साथ, तो हमारे जो डाउट्स हैं हम यहीं पर जाके आपसे क्लियर कर ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए अगर जो छींकना भी है तो हमको जाके वरंगल में छींकना पड़ रहा है यहाँ से, और फिर वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे आपको छींकने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर जाके छींकिए और आप आपकी दस्ती जो पूछी हो यहाँ फेंक दे के जाइए। ये कोई बात है? ये
तो KNREHS पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मेरी गुजारिश है कि आप KNREHS का एक विंग, एडमिशन का पर्टिकुलरली एक विंग आपको हैदराबाद में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको सीख लेनी है। NTREHS जो है ना हमारी आंध्र प्रदेश की, वो 10 साल पूरे कंप्लीट होने तक उनका एक विंग JNTU में काम करता था। आपके पास क्यों नहीं होता है ये? हमारा जब वरंगल, आप पहले तो यूनिवर्सिटी वरंगल में बनाए गलत, दुनिया जानती है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी यहां पर है। तो जब मेडिकल का इतना डिमांड है तो लोगों को, अच्छा चलिए आप बना दीजिए, तो आप एक विंग यहाँ पे क्यों ओपन नहीं, जबकि इतना बड़ा बोर्ड लगा के आप सुल्तान बाजार में रखे हैं। तो वहां पर लाके किसी एक सब रजिस्ट्रार को बिठाइए, डिप्टी रजिस्ट्रार को बिठाइए, जॉइंट रजिस्ट्रार को बिठाइए। आपके पास वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, क्या कर रहे हैं वहां पर? एक को यहां पर बिठा सकते हैं सबऑर्डिनेट यानी स्टाफ को देकर, मगर नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो यानी जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि आप KNREHS की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आपको KNREHS को आप जो है ना वहाँ के जो भी अरबाब हैं उनको जो है ना आपको मुतनब्बे करना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाना, हर चीज़ नोटिस बोर्ड पे आनी चाहिए। हर चीज़ के लिए हम RTA में एप्लीकेशन डालना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना बहुत आसान हो गया। वहाँ जाने के बावजूद भी अरबाब यही भी कहते हैं, हम आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कोर्ट से रुजू हो जाइए, हम कोर्ट को जवाब देंगे। तो ये बात नहीं हुई भाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अगर मैं जाता हूँ तो वाइस चांसलर मुझे ईजिली जो है ना ऑडियंस देते हैं, मैं जाके बात करके आ सकता हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्या ज़्यादा हो गई क्या KNREHS? मदर यूनिवर्सिटी है वो, वहां के वाइस चांसलर जब ऑडियंस दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? चलिए वाइस चांसलर नहीं दिए, रजिस्ट्रार बात कर सकते हैं, रजिस्ट्रार बात नहीं करे, डिप्टी रजिस्ट्रार बात करें, जॉइंट रजिस्ट्रार बात कर सकते हैं। हमारा कैंडिडेट जो आया है, जो प्रॉब्लम लेके आया है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप उसको सेटिस्फाई करके भेजिए। काम मत कीजिए उसका, लेकिन कम से कम उसको सेटिस्फाई तो कीजिए। आप खुद मुझे जाने के लिए जो है ना इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन का जो है ना सहारा लेना पड़ा वाइस चांसलर से मिलने के लिए। तो पर्टिकुलरली जो है ना KNREHS से बहुत ज़्यादा मेरी शिकायत है और आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी अख्तियार करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आप इस साल का आज तक, यानी काउंसलिंग क्लोज हो गई नवंबर में, आज तक जो है ना आपने कॉलेज वाइज अलॉटमेंट की जो है ना लिस्ट डिस्प्ले नहीं करी, पब्लिक नहीं की आप। तो कैसे मालूम हो लोगों को कि भाई किस कॉलेज में किस बच्चों को एडमिशन मिला है? मतलब यह हुआ कि आप किसको एडमिशन दिए है किसी को मालूम ही नहीं करना चाहते, आप मोनोपोली हो गई। और ये मुसलसल कई सालों से दरअसल चला आ रहा है। जो भी वालिदैन, जो भी तलबा KNREHS की मनमानी से परेशान हैं, तंग हैं, ट्विटर पर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना और हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना को जरूर अपनी तमाम शिकायतों को टैग जरूर कीजिए। वहां जब वजन बढ़ेगा, आपका दबाव, आपकी शिकायतें ज्यादा पहुंचेगी तो KNREHS जाहिर तौर पर टाइट होगी। बाकी बहुत से लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं और लगातार अपनी मांगों को RTI के जरिए से पूरी करवा रहे हैं। लेकिन जब आप सब एक साथ आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो चीजें जरूर हल होगी। BUMS के अलावा और भी जो बाकी कोर्सेज है थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। जी हम देखिए, आयुर्वेदा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वहाँ पर भी डिमांड है। आप पूछने से पहले सीटें भर दी जा रही है, नेचुरोपैथी में भी भर दी जा रही है, कभी एका दुक्का बढ़ जाती है तो स्पॉट वैकेंसी राउंड हमारी चीख पुकार में जैसे ही ओपन होता है तो उनको भी भर दिया जाता है। होम्योपैथी में तो 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लोग अगर वहाँ पे रामतापुर में जो JSPS है उसमें अगर एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट में तो पैसा दे के खरीद रहे हैं। यूनानी का और आयुर्वेदा का, नेचुरोपैथी का ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है तो हम पैसा देके सीट खरीद नहीं सकते हैं। तो इस एतबार से जो है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस होने की वजह से जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको जो है ना अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कैंडिडेट्स को भी परेशानी है, पेरेंट्स को भी परेशानी है और हम जैसे लोगों को भी परेशानी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस परेशानी से हम लोगों को दूर कीजिए और जो भी करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट कीजिए, मिल्क वेट रखिए। आपकी यानी सिस्टर यूनिट है ना NTREHS, कभी उनका वेबसाइट ओपन करके देखिए आप, ऐसा महसूस होता है कि मिल्क वाइट, कांच की तरह शफाफ, बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है, टोटली क्लमजी, बल्कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते आप। आपसे इन्फॉर्मेशन है तो RTI में एप्लीकेशन डालना तो ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलता, नहीं तो कोर्ट में जो है ना रिट पिटिशन डालना, जब भी आपको जो है आपको होश आता, कोर्ट से नोटिस गई तो आप जो है ना फिलअप करते सीट्स। ये कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। तो इस एतबार से जो है ना पर्टिकुलरली यूनानी के ताल्लुक से मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा
आप लोगों से एहतजाज है, आप लोगों को यूनानी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, यूनानी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो यूनानी कॉलेज में भी जो लोग जिम्मेदारान बैठे हैं उनको भी आपको जो है ना टोटली यानी उनका पीछा करना पड़ेगा, उनको भी सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। अच्छा, बीएमएस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या इसमें एज क्राइटेरिया कुछ है, लिमिटेड है, या SC ST OBC के लिए एलिजिबिलिटी में कुछ छूट है स्पेशल? जी, बड़ी अच्छी बात, मैं वहीं पे आ रहा था लेकिन बीच में थोड़ा सा दूसरी तरफ जज्बाती हो गया। वो जरूरी था एक्चुअली, वो पार्ट जरूरी था। तो दरअसल क्या है, यूनानी में हमारे पास पहले जो है जो उर्दू का जो हमने कंडीशन बताया था ना, तो वो लाजिम था और आज भी वो है। लेकिन NCISM ने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से इसमें जो है ना रिजर्वेशन सीट्स का भी यानी प्रोविज़न क्रिएट किया। तो रिजर्वेशन सीट्स में 50% रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को लिया जाता है यूनानी में, और 50% ओपन कैटेगरी को लिया जाता है। अब 50% जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, वो उनको जो है ना इस्तिस्ना दिया गया है कि अगर जो उर्दू नहीं भी पढ़े हैं या अरबी नहीं पढ़े हैं या पर्शियन नहीं पढ़े हैं तो उनको एडमिशन दे दिया जाए। बाद में जब फर्स्ट ईयर में वो आएंगे तो उनका मंतिक और फ़लसफ़ा जो सब्जेक्ट्स हैं वो उर्दू में पढ़ा के फर्स्ट ईयर जो है ना उनका जो है एग्जामिनेशन उर्दू में लिया जाए, उसके बाद वो पास करने के बाद ही उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी कैंडिडेट्स पर नहीं है, ये जिम्मेदारी फैकल्टी पर है। अब जाहिर है कि हर फैकल्टी ये चाहती है कि भाई अपनी पोस्ट बाकी रहे, अपनी तनख्वाह आती रहे, हम कहाँ किरकिरे में लग जाएं। तो बहरहाल वो यानी उर्दू पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन उनका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, और अगरचे मिलता है उनको एडमिशन तो वो जो है ना रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा है, हर साल रिजर्वेशन की सीट जो है ना मखलूआ जा रही। तो रूल ये कहता है, खुद KNRUHS का जो प्रॉस्पेक्टस है आयुष का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स आपके पास जितने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं हैं तो उन सीट्स को जो है ना कन्वर्ट करके आप जो है या तो दूसरे रिजर्वेशन कैटेगरी से भरिए, और अगर उस दूसरे रिजर्वेशन कैटेगरी में भी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनको ओपन कीजिए, ओपन करके उन ओपन कैंडिडेट्स को जो है ना उन सीट्स पे भरिए। जबकि हमारे पास ओपन कैंडिडेट सबों में हैं जो उर्दू एलिजिबल हैं, जो उर्दू पढ़े हुए हैं या अरबिक पढ़े हुए हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आखिर तक जो है ना उसको रोक के रखते हैं, बाद में उन सीट्स को ऐसे ही रख दे के काउंसलिंग क्लोज कर देते हैं, और गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि साहब इस साल जो है ना 19 सीट यूनानी की खाली गई क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं थे। जबकि 100 कैंडिडेट लाइन में लगे हुए हैं, आप उनको भरना नहीं चाहते हैं। तो इस एतबार से जो रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं उन सीट्स को आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके एलिजिबल कैंडिडेट से भरना है आखिरी यानी हिस्से में, जिसको कहते हैं हम स्पॉट एडमिशन। तो इस साल हमने न सिर्फ एक बार स्पॉट एडमिशन करवाया बल्कि 2 सेकंड स्पॉट एडमिशन भी हमने करवाया, RTI में एप्लीकेशन डाल के आखिरी जो 3 सीट जो थी उनको भी हमने भरवाया। अब 94 में 92 सीट आज इस साल हमारी भरी हुई है अल्लाह के फजल करम से। सिर्फ 2 ही सीट मखलूआ है, एक है फॉरेन कैंडिडेट की जो रिजर्वेशन है, कोई फॉरेन कैंडिडेट है नहीं है, और उसको जो है ना NCISM भी नहीं भर सकता है, उसको जो है ना NMC से जो ना परमिशन लेना वो बड़ा लंबा मामला। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन की एक जो है ना एक सीट होती है, 2 सीट होते हैं, एक भरी हुई है एक नहीं भरी गई है। तो इस एतबार से ये पहला साल है मैं जब से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मुकम्मल 92 सीट्स इस साल भरी गई है यूनानी में। उसकी वजह है हम जो है तकरीबन जुलाई से इसका पीछा कर रहे हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी साहब हैं, डॉक्टर A खान साहब हैं और डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी साहब हैं, ये लोग जो है ना हम सब मिलके ये जब हंटिंग कर रहे हैं, जुलाई से हम हंटिंग कर रहे हैं, तब जाके आज अल्लाह के फजल करम से यूनानी में पूरे 94 सीट्स में से 92 सीट्स फिलअप हुई है। जबकि हर साल ये सीट्स मखलूआ जाती हैं, खाली हो जाती हैं, कोई फिलअप नहीं किया जाता था। एक बड़ा जो है मेहनत जिसको हम कह सकते हैं, ज़ाती तौर पर मेहनत की गई, उसका ये रंग, उसका नतीजा कि 92 सीटें फिलअप वहाँ पर हुई है। आयुष मिनिस्ट्री की जब वेबसाइट को चेक करते हैं तो बीएमएस के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नजर नहीं आती, जिसका जिक्र आपने भी किया। आती। और क्या है, बहुत कर रहे हैं। देखिए NCISM से भी एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा ये जो आयुष की जो कट ऑफ डेट्स को ये लोग एक्सटेंड करते हैं ना, उसको पब्लिक नहीं करते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉलेज वाले, अब यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, उनके फॉर एग्जांपल पहले जो है ना 30 नवंबर जो है ना क्लोजिंग डेट बताई, जो पब्लिक को मालूम ही नहीं थी। बाद में फिर 10 दिसंबर तक एक्सटेंड किया क्योंकि सीट्स खाली हैं, फिर वो भी नहीं मालूम थी। फिर बाद में 28 दिसंबर तक के एक्सटेंड किया, वो भी नहीं मालूम थी। बाद में फिर हमारे ये कैंडिडेट NCISM को जो है ना लेटर लिखे कि साहब 2 सीट खाली हैं, मैं एलिजिबल हूँ, तो उसको जो है ना ईमेल आया कि भाई आप, हम 31 दिसंबर तक के ओपन रखे हैं वेबसाइट, आप जो है ना फौरी जाके KNRUHS से अपना एडमिशन ले लीजिए। जब ये लड़की KNRUHS गई तो बोलते हैं कि वो हमारे पास आई ही नहीं, क्योंकि इनको वो आया है क्या, ईमेल इनको आया है, KNRUHS को नहीं आया। तो जब तक कि हमको नहीं आता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस एतबार से हो क्या रहा है, अगर NCISM कोई एक्सटेंशन देती है तो उसको पब्लिक करे ना, क्यों नहीं करते आप खाली कॉलेज को लिख देते हैं और KNRUHS से लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी को लिख देते हैं। और हमारी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जैसे ही NCISM का कोई लेटर आता है तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर उसको डाल देती है, डिस्प्ले कर देती है। KNRUHS कोई भी नोटिस, चाहे NCISM की आने दीजिए, MCC की आने दीजिए, किसी की भी आने दीजिए, वो डिस्प्ले नहीं करती है। खुद मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन दिए तो लिस्ट आज तक जो है ना आपने जो है ना डिस्प्ले नहीं किया, तो आप जो है ना वहाँ की तो हमको मालूम नहीं होता है कि कट ऑफ डेट क्या है, सीट्स कितने खाली हैं, उसको कैसे भरना है। अगर मालूम हो तो हम बताएंगे ना कि भाई आप ये सीट्स खाली हैं, ये डेट के अंदर आप भरिए, नहीं हो रहा है वो। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? KNRUHS जिम्मेदार है। और KNRUHS को बढ़ावा कौन दे रहा है खामोश होकर? मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि इनको हंट करें, KNRUHS को जो है ना आप मुतनब्बे करें कि भाई आप जो भी करते हैं आप अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कीजिए। कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही है, और ये जरूरी भी चीज है। आगे दरअसल हम क्या बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड जो है ना, दरअसल हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है इंशाल्लाह वो रहेगा नीट के एप्लीकेशन के ताल्लुक से। तो उस पर जाहिर है कि वो बड़ा तफसीली जो है ना मौजू है, अलग से उस पर एक सेशन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या तैयारियां हैं? लेकिन कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यानी कुछ परेशानियों में मुब्तला है कि सर उससे पहले हमको क्या तैयारी करके रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि लास्ट ईयर के हिसाब से चलेंगे हम इस साल। देखिए NTA भी जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ जो है चाल अपनी यानी सांप वाली चाल चलता है, जिगजैग जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहता है, लोगों को परेशान करते ही रहता है। उससे भी बड़ी शिकायत है मेरी NTA से भी। तो लास्ट ईयर के हिसाब से हमारी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी थी वो ओपन कैटेगरी के लिए 1700 थी, और EWS OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 1600 थी, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स है जिसमें शेड्यूल क्या शेड्यूल ट्राइब हो रहा है उनके लिए 1000 थी, और जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9500 हमारी इंडियन करेंसी में थी। तो इस एतबार से जो है ना ये फीस का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिए आप। जब भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ये फीस भरनी है। हो सकता है कि 100-200 रुपये बढ़ा भी सकते हैं या फिर 2000 भी कर सकते हैं, तो उसको भूल जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मुस्लिम्स में पर्टिकुलरली, मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो BC का सर्टिफिकेट रखते हैं और उनके जहनों में एक बात बैठी हुई है कि वो OBC में आते हैं। तो BC OBC में नहीं आता है तेलंगाना के, क्योंकि तफसील अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं, इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पूरी तफसील बताऊंगा। सिर्फ आप इतना मालूम जहन में रख लीजिए कि OBC में तेलंगाना के सिर्फ 4 कैटेगरी आते हैं जो मुस्लिम्स हैं। उसमें है पहला लद्दाफ, दूसरा है खस्साब, तीसरा है मेहतर और चौथा है फ़कीर। फ़कीर के माने भिखारी नहीं, फ़कीर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 4 लोग ही OBC में आते हैं, BC OBC में नहीं आता है। इसीलिए आप अल्लाह के लिए NTA में जब एप्लीकेशन फिलअप करेंगे अपने आप को OBC में मत डालिए। आप 100 रुपये कम है समझ कर डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, काम चल रहा है, बहुत बेहतर है। लास्ट ईयर आपने किया, बिफोर लास्ट ईयर किया, चल गया। खुदा ना खास्ता कहीं आप एक दिन पकड़ में आ गए तो आपका एप्लीकेशन जो है ना कैंसिल हो सकता है बाई प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू दी एजेंसी। तो इस एतबार से इसको भूल जाइए। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, जनरली बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं हमको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो देखिए, जितने स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाते हो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उतने डॉक्यूमेंट जो है ना NTA में नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त नहीं लगते हैं आपको। तो आपको इंपॉर्टेंट जो रखना है वो है आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनानी है। पासपोर्ट साइज में बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, कम से कम 80% फेस आपका
विजिबल होना चाहिए, और आपका नाम, यहाँ पर फोटो के ऊपर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफी होना ज़रूरी है। डेट ऑफ, कई बच्चे डेट ऑफ बर्थ डलवा दिए इससे पहले, नहीं, डेट ऑफ फोटोग्राफी। वो इसलिए कि एनटीए आपसे पूछ रहा है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो रीसेंट आपने लिया है, रीसेंट के माने ये कि जनवरी 2026 के बाद में आप जो फोटो लिए हैं वो रीसेंट कहलाएगी। तो वो फोटो आपको पासपोर्ट के निकालने हैं, एक बंडल निकाल के रख लीजिए, जो आजकल इंटरनेट पे बनते हैं, आपके 30 का सेट बनता है, 15 का सेट बनता है, बना लीजिए। और आपको पोस्ट कार्ड साइज भी बनाने हैं फोटो, वही एनलार्ज करवा लीजिए, और जिसको हम कहते हैं 4x6 साइज, तो वो भी बना के एक 4-8 रख लीजिए। और उसके साथ जो है ना, आपको एसएससी का मार्क्स मेमो चाहिए, एसएससी का मार्क्स मेमो ज़रूरी है, और इंटर का आपको मेमो चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए बैठेंगे तो ये रेफरेंस के लिए ज़रूरी है। उसमें क्या क्या डिटेल्स देना है वो हम इंशाल्लाह अपने जो डिटेल सेशन होगा उसमें बताएंगे। तो ये आप सर्टिफिकेट रखेंगे, और आप अगरचे आप जो है ना स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट रखिए। और इनकम सर्टिफिकेट वही लोग फीड कीजिए जो जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है ना 2 लाख से कम है। तो आप लोग जो है ना इनकम सर्टिफिकेट मैं, अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है, एनटीए में आप 2 लाख डिक्लेयर कीजिए, 10 लाख डिक्लेयर कीजिए, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई आपको रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए खाली वो डेटा के लिए पूछते हैं, आप कुछ भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एतबार से, और कुछ बच्चों का कहना ये है कि सब हम इस साल 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या हम नीट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 12th का एग्ज़ाम दे के आप नीट का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। तो शर्त ये है कि आपकी जो उम्र है, एज, वो 31 दिसंबर 2026 तक 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे पास मिनिमम एज का डिक्लेरेशन है, मैक्सिमम एज का डिक्लेरेशन नहीं है। तो अगर आप 17 साल के होते हैं और इस साल आप इंटर लिख रहे हैं और आप जो है ना एनटीए में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीट का एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एलिजिबल उसी वक्त होंगे अगर आप इंटर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें 50% मार्क्स आपने स्कोर किया है और इंग्लिश में 50% मार्क्स स्कोर किया है, तभी आप नीट में एलिजिबल हो जाएंगे और आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन लेने के आप एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज अगर आपका मार्क्स, आप पास तो हो गए हैं इंटर, लेकिन आपके मार्क्स 50% से कम हैं, तो आप नीट में एलिजिबल नहीं होते हैं। आप एग्जाम लिख देंगे लेकिन एडमिशन में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हर स्टेट के लिए, हर सभी, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो ये है, और आपको जो है ना आधार कार्ड अपडेट कर लेना है, आपका और आपके पेरेंट्स का। उसमें कहीं पर भी कोई भी गलती है तो आधार कर लीजिए, या फिर अपने पासपोर्ट को जो है ना आप डॉक्यूमेंट बना के जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। और एक अपार आईडी होता है, ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप ओपन कीजिए या मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जो है ना सिग्नेचर करने होते हैं और अपने थंब इम्प्रेशन और फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कोई ऐसे इंटरनेट चले जाइए जहाँ पर डिजी पैड होता है, तो वहाँ पर आसानी के साथ अपलोड हो जाता है। नहीं तो फिर आप वाइट पेपर के ऊपर जो अपना ये 4 साइज आता है ना, उसके ऊपर जो है ना सिग्नेचर कीजिए, स्कैन कीजिए, अपलोड कर दीजिए। या नहीं, और आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है तो ब्लू इंक यूज़ कीजिए हमेशा। सिग्नेचर करने के लिए भी ब्लू कीजिए, ब्लैक इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ब्लैक जो है ना ज़ेरॉक्स का शोभा पैदा हो जाता है, ज़ेरॉक्स का। तो इस एतबार से ब्लैक मत कीजिए, ब्लू में कीजिए, सिग्नेचर करके स्कैन कीजिए। थंब इम्प्रेशन भी ब्लू पैड, जो इंक पैड होता है उसके ऊपर ले लीजिए, लेके आप पेपर पे दबा लीजिए, दबा के उसको स्कैन कीजिए और अपलोड कर लीजिए। ये थोड़े से जो है ना, यानी यूँ समझिए कि तैयारी के लिए आपको एक हिंट दिया जा रहा है। अदरवाइज जो डिटेल इंशाल्लाह, यानी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसके कितने, देखिए फॉर्म जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा जो है ना फॉर्म फिलिंग होती है, और तीसरा पेमेंट होता है। तो उसके डिटेल जो है ना बहुत लेंदी है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक अलग से सेशन करते हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। मुंसिफ टीवी हमेशा आपको पर्टिकुलरली जो नीट के कैंडिडेट्स है उनके वक्त से पहले आप लोगों को आगाह करते रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहता है। यूँ समझिए कि आप सबकी जानिब से मैं
अब्दुल रवारिफ मुंसिफ टीवी का बहुत ही तहे दिल से और गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग इतना पेश रहते हैं इस मामले में, जबकि कोई दूसरा जो है ना चैनल ऐसा नहीं है जो नीट के बारे में पर्टिकुलरली इतने मालूमात आप लोगों को देता है और हर सब्जेक्ट पे देता है। तो एक बार फिर मैं मुंसिफ टीवी का और उसकी मुकम्मल टीम का और उनके अरबाब का जो है ना आप सबकी जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, मिलते रहेंगे अगर खुदा मिलाया और आपने बुलाया। अल्लाह हाफिज़। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके रिसर्च का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मेहनत करते हैं, आप रिसर्च करते हैं और यहाँ पर तलबा की रहनुमाई होती है। प्रोग्राम करियर में आज फिलहाल इतना ही, लूँगा इजाज़त। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। NTA भी हर